नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे थे सिलेबस उत्तराखंड उत्तराखंड जो सिविल सर्विस है उसका यूके एसएससी का हम सिलेबस देख रहे थे। और सिलेबस बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो, आगे पढ़ते हुए ये डाउट ना हो कि ये सिलेबस में है या नहीं है। सिलेबस एक बार देख लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। मेन चीज हमारा क्या है, सिलेबस को देखना। ठीक, तो हमने हिस्ट्री का सिलेबस देख लिया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक सिलेबस देख लिया था। अभी आधुनिक और पॉलिटी जोड़कर एक सिलेबस और बचता है आपका। आधुनिक और पॉलिटी जोड़कर एक सिलेबस और बचता है, तो उस सिलेबस को हम पॉलिटी को अब हम क्या करेंगे, पॉलिटी डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का क्या सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस को हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। उसमें कुछ समझ लेते हैं क्या क्या है, कैसे है, गांधी जी की क्या एंट्री रही थी, है ना। आजादी के बाद क्या क्या हुआ था हमारे यहाँ पर, या आजादी से थोड़े दिन पहले जब अंग्रेज थे और हमारा संवैधानिक विकास चल रहा था, उस टाइम पर आपका सिलेबस में पूछा गया, उस सिलेबस को और देख लेते हैं हम। उस सिलेबस को किस तरह से पूछा गया था और क्या क्या उसमें देख लेते हैं, ना। चलो देखते हैं, एक बार आपको लिख लिख के बताऊंगा मैं। गांधी युग, ठीक है, गांधी युग। देखो गांधी युग में सबसे ज्यादा जो हथियार थे, गांधी जी के हथियार थे। हाँ, गांधी जी के हथियारों में एक तो था अहिंसा, गांधी जी का अहिंसा, सत्य, है ना। ठीक, सत्य, है ना। ये सब सब चीज थे गांधी जी का हथियार थे, ये अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह। सत्याग्रह, ये तीन हथियार थे गांधी जी के। अब ये हथियार कहां से लेते गांधी जी, एक होता भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल। अब ये सारी चीजें गांधी जी ने किससे प्रेरणा ली थी कि भूख हड़ताल कहाँ से करनी है, सत्याग्रह कैसे करना है। अब हम पढ़ेंगे। टोलेस्टी कौन था, है ना। इसकी क्या किताब रही थी, रस्किन कौन था, उससे क्या गांधी जी ने सीखा था, है ना। अच्छा, इस चीज में हम ये भी देखेंगे कि अफ्रीका का गांधी किसको बोलते हैं, अमेरिका का गांधी किसको बोलते हैं, ना। मार्टिन लूथर किंग कौन थे, जूनियर कौन थे, मार्टिन लूथर किंग कौन थे, अब्राहम लिंकन कौन थे, ये हम इनको देखेंगे। क्योंकि ये सारे लोग समाज में परिवर्तन लाते हैं। इन सारे परिवर्तनों को देखने का हम क्या करेंगे, काम करेंगे। गांधी जी से भी रिलेट करके देखेंगे उनको कि गांधी जी से क्या समानता समानता है उनके साथ। अच्छा, गांधी जी को इस टाइम पर ही, गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो गांधी जी को कौन व्यक्ति कहता है कि अर्ध नग्न फकीर, कौन कहता है, कौन महात्मा कहता है, कौन बापू कहता है ना। इन सारी चीजों को राष्ट्रपिता कौन कहता है गांधी जी को, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इन सारी चीजों को समझेंगे और जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके जो यूकेएसएससी में, जितने क्वेश्चन बनते हैं, जहां तक आज तक क्वेश्चन बने हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं क्या करूंगा, एक बार डिस्कस कर लूंगा आपके पास, आपके साथ एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन लेके। और उन क्वेश्चन में जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने गए हैं, तो कम से कम 150 क्वेश्चन जीएस में, लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे हम। टोटल देख लेंगे जीएस में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। जीएस का सिलेबस करने के बाद जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर के फिर क्वेश्चन देख लेंगे, कंप्यूटर के किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी, पॉलिटी में हम देख लेंगे, मतलब जो जो सिलेबस कराते जाऊंगा उस सिलेबस को कराने के बाद उसके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम चलते रहेंगे, आगे आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री देख लेंगे, उत्तराखंड हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, जिला सीरीज से क्वेश्चन कैसे टैकल किए जा रहे हैं, तो सारे हम सिलेबस और क्वेश्चन उसको टैकल करके देखेंगे कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। जितने भी सिलेबस है आपका, पूरा सिलेबस पहले डिस्कस कराऊंगा। डिस्कस कराने के बाद जैसे हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन करा देंगे, हाँ। तो इस तरह से हम चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। फिर उसके बाद आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा कि आप समझो कि यार ये तो सब नॉर्मल चीजें लग रही है ना, सब कुछ हमारे सिलेबस में है और अच्छा ऐसे है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम कलेक्ट करोगे, अच्छा ये चीजें हमारे सिलेबस में है। तो गांधी जी की अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, साहित्य, सत्याग्रह और भूख हड़ताल, ये सब चीजें किसकी थी, गांधी जी की थी, हाँ। इन चीजों को हम देखेंगे कि क्या क्या था, कब कब था, है ना। एक चीज और देखेंगे हम, गांधी जी से संबंधित है राजनीति का अध्यात्मिकरण, है ना। गांधी जी का राजनीति का आत्मीकरण, क्या देखेंगे, राजनीति का, राजनीति का आत्मीकरण, है ना। ये भी देखेंगे हम, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मीकरण क्या होता है, उसको कैसे आत्मसात किया जाता है ना। ठीक, अब हम देखेंगे। और उसके बाद जैसे कि राजा का विचार क्या था, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। फिर गांधी जी का क्या है, गांधी जी के सामाजिक विचार, है ना। फिर क्या देखेंगे हम, गांधी जी के सामाजिक विचार,
थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो तभी कुछ हो पाएगा ना, है ना? जैसे कि माइक की प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व हो जाएगी कुछ दिन में, 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। और कैमरे का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, देखो मेन चीज़ मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं काला दिख रहा हूँ, गोरा दिख रहा हूँ, उससे आप रिलेट मत करो, उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेन चीज़ है ये चीज़ें कैसी दिखाई दे रही है, वो उसको आप रिलेट करने की कोशिश करो। क्या बोर्ड आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड साफ दिखाई दे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक बात जाए, इसके लिए माइक ले रहा हूँ। अभी भी साफ जा रही है, आप समझ सकते हो। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप सच में समझ सकते हो। अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो बहुत सारे वो आते हैं ना, कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे डाउट नहीं, बहुत सारे वो आते हैं ना कि यार छोड़ो, ये है, ये ऐसा है, वैसा है, ये होगा, वो होगा, नहीं समझ में आएगा, ये नहीं होगा। तो बहुत सारे हमारे पास एक्सक्यूज है ना, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। और पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ना, उसको दिख रहा है कि अच्छा ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। मेन चीज़ आपका सिलेबस होता है, उसके बाद हम देखते हैं ना क्या है ना। इसके बाद गांधी जी का फिर सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय क्या होता है? सबका उदय हो, सबका उदय हो, सबका, सब लोग आगे बढ़े, है ना, सब लोग आगे बढ़े। इसका विचार भी कौन दे रहे हैं? गांधी जी दे रहे हैं, ये अवधारणा दे रहे हैं, है ना। इन चीजों को कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे टैकल करना है, तो सर्वोदय की अवधारणा कौन दे रहे हैं? गांधी जी दे रहे हैं। उसके बाद एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं? अछूतो बुद्ध उद्धार, अछूतों का उद्धार। क्या करना? अछूतों का उद्धार, एक अस्पृश्यता का क्या करना? निवारण करना, ठीक है, अछूतों का उद्धार, ठीक है, अछूतों का उद्धार। ठीक है, ये था अछूतों का उद्धार। तो अछूतों का उद्धार गांधी जी कैसे करना चाह रहे थे, उस बात को लेकर बहुत सारी चीजें बनाई थी, है ना। एक चीज और था, अछूतों का उद्धार और अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता हमारे देश में बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच गई थी, और अछूत भी बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, इनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, है ना। ये सारी चीजों को लेकर गांधी जी की कहीं ना कहीं विचारधारा थी। इसके बारे में अभी तुम्हें और बताता हूँ, अछूतों के बारे में और अस्पृश्यता के बारे में, दोनों के बारे में और बात करते हैं अभी डिटेल से। हाँ, तो अछूत और अस्पृश्यता, देखो हमारे देश में क्या था ना, एक कम्युनिटी को इतना बुरी तरह प्रताड़ित और इतनी इतनी गर्त में ढकेल दिया गया था। तो उस चीज को गांधी जी देख रहे थे, और यहाँ पर भी, अच्छा अछूतों का जब ये बातें चल रही हैं, इस टाइम पर जब आजाद हो रहे हैं हम, तो इस टाइम पर एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने भी इस पर बहुत ज्यादा अपना क्या करा, अपना विचार दिया। अस्पृश्यता, अछूत, है ना, अछूत क्या होते हैं? जिन लोगों को क्या कर दिया जाता था, एक कम्युनिटी अलग दे दी जाती थी कि भाई तुम बाहर रहोगे, गांव से बाहर रहोगे, तुम्हारी कंडीशन ये रहेगी, तुम ऐसा करोगे, तुम ये काम कर सकते हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम इस चीज को नहीं छू सकते हो, मंदिर नहीं जा सकते हो, कुएं नहीं जा सकते हो। तो बहुत सारी चीजों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उनको। उनको कहा तुम एक विशेष कैटेगरी के आते हो, तुमको अछूत समझा जाएगा। तो इस चीज को लेकर गांधी जी में बहुत ज्यादा क्या हुआ, पीड़ा हुई, उनको पीड़ा सहन हुई कि ये लोगों के साथ ऐसा क्या चल रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता क्या होती है? आपको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अगर टच कर दिया तो हम क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, है ना, हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो इन चीजों को लेकर भी गांधी जी क्या कर रहे थे, इस चीज को लेकर भी गांधी जी अपने विचार दे रहे थे। और यहाँ पर ही एक चीज और आती है नेक्स्ट, हरिजन। गांधी जी ने शब्द दिया हरिजन, क्या दिया? हरिजन। और हरिजन से ही एक निकल के क्या आया, हरिजन पत्रिका। कौन सी? गांधी जी की हरिजन पत्रिका भी निकल के आई। तो हरिजन शब्द देते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हरिजन का मतलब क्या होता है, हरि प्लस जन, है ना, हरि और जन। हरि मतलब होता है भगवान, भगवान, या इनको ये हरि को हम कृष्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृष्ण भी बोलते हैं। जन, जन मतलब होता है लोग, लोग, ठीक है। जो हरि के जन हैं उनको क्या कहा गया, गांधी जी के द्वारा, जो यही यही लोग थे, जो अछूत थे, अस्पृश्य लोग थे, है ना, उनको ही गांधी जी ने कहा हरिजन। क्या कहा? हरिजन। हरिजन का मतलब दो मतलब होते हैं, मतलब हरिजन को जो तोड़ते हैं, हम उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो हरि प्लस जन निकल के आता है, हरि प्लस जन। हरि माना मतलब भगवान, भगवान मतलब कृष्ण, और या फिर और लोग, जन माने लोग। तो हरि के जन, तुम हरि के जन हो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम सीधे सीधे भगवान के क्या हो, लोग हो, तुम डायरेक्ट भगवान के लोग हो, भगवान का तुम्हें क्या है, वास है। तो है ना, आवास मतलब कहते हैं आवास है। तो इस चीज को देखे गांधी जी ने ये सारी चीजें करी थी, है ना। तो गांधी जी ने हरिजन की क्या दी, अवधारणा,
हरिजन की अवधारणा। हाँ, अवधारणा के साथ साथ ही गांधी जी ने हरिजन पत्रिका भी निकाली थी, हरिजन पत्रिका। तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हरिजन पत्रिका कब निकाली, कैसे निकाली, क्यों निकाली, क्या क्या इनके पीछे गांधी जी के तर्क रहे थे, तो ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीजों पे हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और हो सकता है तो आप भी बहुत अच्छे से अपनी अपनी नोटबुक बनाओ, और अभी से ही, अगर आप छोटी क्लास में भी हो, मान लो 10th में हो, आप 10th की क्लास में देख रहे हो, आप 12th में हो, 12th से तो आप स्टार्ट कर ही दोगे। हाँ, अगर 10th में हो, 9th तो चलो ठीक है, 9th में भी हो, अगर बनाना चाह रहे हो तो नोट्स बना सकते हो। 9th 10 11 12 आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चाहे छोटी क्लास में हो, लेकिन इन चीज़ों को समझो। आप डेली क्लास लो, नोट डाउन करते चलो, आप अभी से नोट डाउन करते चलोगे, स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ोगे, तो अंत तक जाते जाते तक हमारा सिलेबस खत्म होगा। आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे सिलेबस में, आप क्वेश्चन पकड़ने में इतने तेज हो जाओगे, क्योंकि हम जब पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या करूंगा, उसके साथ ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक, उसके साथ ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे। गांधी जी के आर्थिक विचार, ठीक है, गांधी जी के आर्थिक विचार। अब गांधी जी के कई सारे आर्थिक विचार थे, है ना। उनमें क्या कहते हैं वो देखो, वो कहते हैं सबको साथ लेके चलो, स्वदेशी अपनाओ, क्या करो, स्वदेशी अपनाओ, खादी पहनो, और गांधी, और क्या, अपने यहाँ पर कृषि करो, कृषि, अब कृषि पर फोकस रखो, अपनी चीजें, अपने काम को खुद स्वयं करने की कोशिश करो। तो आर्थिक विचार इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, इसके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन अब देखते हैं तो देखना पड़ेगा। संविधान में हम देखते हैं ना, संविधान में जब हम आर्टिकल देखते हैं तो 3 तरह के आर्टिकल मिलते हैं, गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। 3 तरह के आर्टिकल मिलते हैं। तो एक आर्टिकल वो भी है, गांधी जी कहते हैं कुटीर उद्योग की भी बात करते हैं, क्या करते हैं, कुटीर उद्योग की बात करते हैं। गांधी जी यूसीसी की बात करते हैं, ना, यूनिफाइड सिविल कोड की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं, गांधी जी कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब गांधी जी के आर्थिक विचार के बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संरक्षण का सिद्धांत, या फिर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, नैतिक आधार। अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार क्या होना चाहिए, देखो, अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे को दुख ना दे। अच्छा, गांधी जी, जब गांधी जी के साथ साथ कि हम इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे ना, इंडिया लेवल पर हमारे क्या क्या विचार रहे, है ना, वो भी देखेंगे हम। अब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एडम स्मिथ कौन थे, सैमुअलसन कौन थे, ये अपने या फिर जेएम किन्स कौन थे, है ना। इन सारी चीजों को देखेंगे। देखो, गांधी जी एक विचार बोलते हैं, गांधी जी एक बात बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं, अगर मनुष्य की आवश्यकता है तो ये पृथ्वी कम पड़ जाए, ये पृथ्वी बहुत है, मतलब उनके लिए ये पृथ्वी इतनी है कि ये बच जाएगी। अगर इंसान का लालच है, लालच, लालच इंसान का है, लालच कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर ऐसी ऐसी 7 पृथ्वी और आ जाए तब भी इंसान का लालच खत्म नहीं हो सकता, इतना लालची इंसान है। और अगर उसके उपभोग के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए, तो पृथ्वी बहुत है। जितनी आपकी आवश्यकता है उतने ही आपको ग्रहण करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। अगर जितना लालच करोगे, इतनी ज्यादा क्या होगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ फेस होगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आप वो करोगे, इतने ज्यादा दुख रहोगे। ऐसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पे क्या करो, नियंत्रण कर दो, दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षकता, ठीक है, संरक्षण का सिद्धांत, सिद्धांत। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई ना, हमारे देश को जब अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया, उपनिवेश क्या होता है इसको भी मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा, उपनिवेश क्या होता है, ये बार बार आएगा, उपनिवेश बनाया अंग्रेजों ने, उपनिवेश बनाया, उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश की अवधारणा क्या है, उपनिवेश क्यों बनाया जाता है, किसी देश को उपनिवेश बना के उसको नुकसान होता है या फायदा होता है, उपनिवेश बना के उपनिवेश का, क्या उस देश को फायदा होता है जो देश उपनिवेश बना है, या उस देश को फायदा होता है जो देश जिसके द्वारा उपनिवेश बनाया गया है। तो ये भी चीज हम देखेंगे। अब देखो, संरक्षण, संरक्षण का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे कि संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है ना। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे स्वावलंबन, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी हमारी, स्वावलंबन, ये भी आपका तो पॉइंट है, स्वावलंबन, स्वावलंबन, लंबन, ठीक है, देख लेना क्या कैसे लिखता है, स्वावलंबन, स्वावलंबन भी हम देखेंगे, स्वावलंबन क्या होता है ना, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलो, ये आपका सारा का सारा क्या है, सिलेबस है। तो गांधी हो गए,
अब इसके बाद अभी और हैं 1-2 पॉइंट, उसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉलिटी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसके बाद हम पॉलिटी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे पॉलिटी के बाद हम देखेंगे, या पहले ऐसा करते हैं कि सारे सिलेबस देख लेते हैं, पूरा सिलेबस देख लेते हैं एक बार। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इनके क्वेश्चन देख लेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन देख लेंगे। मैं आपको हल्का लिखाता जाऊंगा, लिखाने के बाद देखो क्वेश्चन ये है, उसके ऑप्शन क्वेश्चन ये है, उसका आंसर बताता रहूंगा। क्वेश्चन आंसर किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसको देख लेंगे। अभी वोट है तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब मैंने बताया कि गांधी जी किस पे ज्यादा फोकस करते थे, कुटीर उद्योगों पर। ये हमारे आर्टिकल भी बताता है ना। आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम देखते हैं ना डीपीएसपी, तो डीपीएसपी के बारे में भी हम देखेंगे कि डीपीएसपी किस तरह से आर्टिकल है, उसमें गांधीवादी विचारधारा कौन सी है, समाजवादी विचारधारा कौन सी है, तो उसमें देखेंगे आर्टिकल 36 से कितने तक मिलते हैं, 36 से 51 तक हमारे डीपीएस पे मिलते हैं, है ना। चलो वो देखेंगे बाद में। अभी मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि ताकि लंबा डिस्कस ना हो जाए। लंबा का डिस्कशन चलेगा तो ये सिलेबस ना होकर क्या हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा। तो लेक्चर देखिए, हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो सिलेबस में नेक्स्ट है कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, है ना। लिख लो आप कोई भी, जो भी पॉइंट था आपका, शायद 9th है, कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। ये देखिए कुटीर उद्योग क्या होते हैं, देखो छोटे छोटे लोग क्या होते हैं, जैसे ना 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, या लगभग 10 लोगों तक, जो अपना कुटीर अपने गांव में, है ना, अपने अपने लोकल एरिया में छोटा छोटा एक कुटीर उद्योग बना लेते हैं। जैसे कि रेशम बुनकर वाले, कपड़ा उद्योग वाले, या फिर हमारा जैसे कि मटर वगैरह वो छीलने वाले। गाँव में तो यही चीजें होती है ना ज्यादा, या पशुपालन करने वाले, 1-2 लोग इकट्ठे हुए पशु पाल रहे हैं। तो इन चीजों छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं हम, रेशम उत्पादन जैसी चीजें आ जाती है हमारे कुटीर उद्योगों में। तो कुटीर उद्योग छोटे छोटे होते हैं, है ना। छोटे छोटे लोग जो होते हैं अपने अपनी जीवनचर्या के लिए, अपने अपने पालन पोषण के लिए छोटे छोटे उद्योग बना लेते हैं, है ना। छोटे छोटे उद्योग, इतना बड़ा नहीं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली उसमें बहुत बड़ा इनकम हो रहा है। छोटे छोटे ऐसे 5-10 हजार रुपए को कमा लेते हैं, तो उनको कहते हैं कुटीर उद्योग। छोटी छोटी चीजें अपना करने के बाद उसको कहते हैं हम कुटीर उद्योग। एक पॉइंट और है हमारा, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था। अब देखो विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था जो है, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है, जैसे एक हमारा होता है केंद्र, क्या होता है, केंद्र। एक होता है हमारा राज्य, एक होता है हमारा राज्य के बाद जिला, जिला के बाद होती है पंचायत, या यहाँ पर जिला के डायरेक्ट हम क्या लिख लेते हैं, राज्य, हाँ ठीक है, जिला लिख लेते हैं, जिला, उसके बाद पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत लिख लेंगे हम खाली, पंचायत, ठीक है। तो देखो एक तो सरकार होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, ठीक है। बहुत सारी पंचायतें मिलकर क्या बना लेती हैं, जिला बनाती हैं। बहुत सारे जिले मिलकर क्या बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बना लेते हैं, केंद्र बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अगर सपोज दैट कि सरकार सिर्फ यही बने, हमारी राज्य सरकार ना हो और पंचायत भी ना हो, पंचायत खत्म, राज्य खत्म, और सिर्फ केंद्र शासन कर रहा है, इसको केंद्र कहेंगे, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत सरकार। सिर्फ केंद्र शासन कर रहा है। अब सरकार, अब देखो हमारे यहाँ शासन क्या होता है, ये यहाँ पर पीएम बनते हैं, पीएम होते हैं, यहाँ पर हमारे सीएम होते हैं, और यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान होते हैं। प्रधान बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं ना, सरपंच बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो बोलते हैं, है ना, जैसे कोटद्वार में कोटद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, इन क्षेत्र में अगर तो आप देख रहे हो वीडियो, तो आप अपने क्षेत्र में बताओ कि आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं। देहरादून में, हरिद्वार में, इन क्षेत्रों में आपकी जो लोकल ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं मुखिया, है ना, मुखिया चुने जाते हैं, प्रधान चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं। तो इनके बारे में क्या आप बताओगे, कमेंट करोगे कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये बोले जाते हैं। तो केंद्र, राज्य, जिला, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। सिर्फ केंद्र की सरकार हो तो केंद्रीकृत कहते हैं। जब सरकार का, जब जो केंद्र की शक्ति, सेंटर की पावर जब बिखर जाए तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। इसका केंद्रीकरण ना हो गया, क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं
और प्लस 8 यूटी है ना। देखो कितने सारे राज्य और कितने सारे यूटी हैं, तो इन सारों में एक शासन अलग अलग चलता है। ये लोग अपनी मर्जी से अपने यहाँ की शासन व्यवस्था के अपने संसाधनों के हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था अपनी सरकारें चलाते हैं। जैसी वहाँ की अर्थव्यवस्था, जैसे वहाँ के लोग हैं, उस हिसाब से वो शासन करते हैं। ठीक है, अगर केंद्र होगा तो केंद्र अपनी मर्जी से चलाएगा ना शासन, तो पूरे राज्यों में क्या पता सटीक ना बैठे, है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, इन चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो साफ साफ कहा गया है विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। कैसी अर्थव्यवस्था? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पर लगभग पॉलिटी का सिलेबस आपका, सॉरी हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक काम करते हैं, जो ज्योग्राफी का जो आपका हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का लिख देते हैं इतिहास, हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, सिलेबस वो कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब एक काम करता हूं मैं, हिस्ट्री के सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है आपका, 3 वीडियो लगे हैं, 3 वीडियो, एक 40 मिनट का लगभग वीडियो बना है, एक 50 मिनट का बना है। अब ये 20 मिनट लगभग हो चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, अब इस हिस्ट्री के टॉपिक को एक जगह रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पॉलिटी का। इस वीडियो में नहीं, इसके जस्ट बाद मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, सेव कर लेता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं, बहुत प्यार से एकदम समझा के। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट करें। आप देखो, सबसे पहले तो आप कमेंट क्या करो, आप कहाँ से देख रहे हो। सबसे पहले आप कमेंट क्या करो कि कहाँ से देख रहे हो, और आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर बोलोगे ना अच्छी नहीं लग रही है, आप लगभग मेजोरिटी में लगभग 90% भी अगर हमारे कमेंट आ जाते हैं कि अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उसको वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं है ना। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो समझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, 90% बच्चे हाँ बोल रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो आप उसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सारे लोगों तक पहुंचाओ। उत्तराखंड में हर जगह पहुंचाओ। देखो जैसे मैं अभी करा रहा हूँ, वैसा लगभग कोई नहीं करा रहा है। ऐसा जो सिलेबस कराया आपका, इतनी मेहनत करके आपको सिलेबस बताए, एक एक पॉइंट करके बताए, है ना। इतनी मेहनत करके कोई नहीं बताना चाहता, कोई नहीं बता रहा है। तो कोशिश है कि आशा करता हूँ कि आप हेल्प करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ोगे, अपने छोटे भाई बहन, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ भी हो आप वहाँ पर शेयर करोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी आने वाली है, ठीक है।